अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 3 जून 2026 और इस वक्त तकरीबन दोपहर के 4 बजे हुए हैं। अब तक के जितने भी सवालात मुझे रसीव हुए वो कल अडयाला जेल के बाहर सुहेल आफरीदी के बयानात या फिर अलीमा खान के बयानात या फिर सलमान अकरम राजा और दीगर जो पीटीआई के लीडरान जब वो गिलगित बल्तिस्तान जाना चाह रहे थे उनको वहाँ से सूबा बदर कर दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब नवाज शरीफ भी वहाँ पर देखे गए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीपल पार्टी की लीडरशिप भी पाई गई, लेकिन पीटीआई के जो लोग हैं उनको गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोक दिया गया। इस हवाले से सवालात पूछे जा रहे हैं और अडयाला जेल के बाहर जो कल सारा दिन एक्टिविटीज़ होती रही या बयानात होते रहे, फिर इसके साथ साथ पैरेलल कुछ और सवालात, फॉर एग्जांपल अलीमा खान के बयानात और उसके साथ साथ सलमान अकरम राजा के बयानात, इस हवाले से बहुत ज़्यादा पीटीआई के फॉलोअर्स में या इमरान खान से मोहब्बत करने वालों के अंदर जो एक तसब्जुब एक इज़्तिराब पाया जा रहा है, उस हवाले से सवालात रसीव हो रहे हैं। और इस हवाले से मैं पहले भी कई दफ़ा प्रेडिक्शंस कर चुका हूँ, ख़ास तौर पर जब अलीमा खान पीटीआई के जो मर्द लीडरान हैं उनके खिलाफ अक्सर बयानबाजी करती हुई नज़र आती हैं। इसी तरह कुछ मर्द लीडरान पीटीआई के वो अलीमा खान के बारे में बोलते हुए नज़र आते हैं। कभी कभी हम सोशल मीडिया पर जुनैद अकबर के हवाले से, असद कैसर के हवाले से, सलमान अकरम राजा के हवाले से सुन लेते हैं कि वो अलीमा खान के बारे में कुछ ना कुछ इस तरह के बयान दे रहे हैं जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे वो उनके ख़िलाफ़ बयान दे रहे हो। इसी तरह कल भी सलमान अकरम राजा का एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल था कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उनको तायद की थी कि अलीमा खान की जो पॉलिटिकल एडवाइसेस हैं उनको फॉलो बिल्कुल भी ना करना। इसी तरह अलीमा खान के बारे में भी अक्सर बयानात हम सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं, बल्कि तकारीर या अडयाला जेल के बाहर की बातें भी सुनते रहते हैं। अक्सर औकात वो बैरिस्टर गोहर को बुरा भला कह रही होती हैं कि बैरिस्टर गोहर कहाँ हैं, उनके खिलाफ बोल रही होती हैं। लेकिन दूसरी जानिब कल भी कुछ ऐसा ही नज़र आया कि एक तरफ तो वो खिलाफ बोल रही होती हैं, लेकिन दूसरी जानिब ऑर्डर्स देती हुई भी नज़र आ रही होती हैं, नसीहतें करती हुई भी नज़र आ रही होती हैं। बात यहाँ पर मैं न्यूमरोलॉजिकली करना चाहूँगा। न्यूमरोलॉजिकली बात सिंपल सी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर 8 है और 8 को जब पेंसिल से ड्रॉ करो तो वो ऐसे अप एंड डाउन होता रहता है। 8 के हवाले से न्यूमरोलॉजी के अंदर जहाँ 3 से 4 नेगेटिव ट्रेड्स डिस्कस किए जाते हैं, इसी तरह कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स भी डिस्कस किए जाते हैं। ये तो कहा जाता है ना कि जैसे पेंसिल से 8 को ड्रॉ करो तो अप एंड डाउन होता रहता है, इसी तरह एक टेंशन, रोला, परेशानी, खर्चा, बीमारी ख़त्म नहीं होती, दूसरी पहले वेट कर रही होती है। नेगेटिव थिंकिंग या मनफी वसवसे या अप एंड डाउन इस तरह के सोशल या इकोनॉमिक लाइफ के हवाले से मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सब गुमान होने लग जाता है। लेकिन इन द लॉन्ग रन ये भी कहा जाता है कि जहां 8 का नंबर स्ट्रगल का है वहीं पैसे का नंबर है, जहां 8 का नंबर तकलीफ़ों का है वहीं आसाइशों का भी नंबर है। लेकिन इट विल टेक टाइम, ये टाइम लेता है, इसने टाइम लेना है, ये टाइम लेगा। और पीटीआई का टाइम भी तकरीबन हो चुका 1, 2 या 3 साल। इसके बाद रीबर्थ का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, न्यू पॉलिश होने का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, एक नए सिरे से इमर्ज होने का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, एक नए सिरे से ग्रो करने का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और इसी वजह से मैं आपको हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीटीआई जो इस वक्त आपको ज़ाहरी एतबार से नज़र आ रही है, 2024-2025 में मुतवातिर आपको प्रेडिक्शंस करके बता चुका हूँ। मैं हर बात का जब कोई बात करता हूँ, सबका प्रेडिक्शन आपके सामने रिवाइज़ करता हूँ तो उसका थंबनेल भी शेयर करता हूँ। मैं आपको हमेशा कहता था ना कि 90% तक पीटीआई की क्लिनजिंग होगी, 90% तक पीटीआई में जो लीडर नज़र आ रहे हैं वो ये वाले लीडरान नहीं होंगे। लेकिन अब जब पीटीआई का जो फाउंडेशन डे था जब वो सेलिब्रेट किया गया, उस दिन भी मैंने पीटीआई का जायचा बनाकर आपको बताया कि अब 90 नहीं 99.99% पीटीआई की क्लिनजिंग होगी। और इस हवाले से आपको ये भी बताया था कि जब इमरान खान का इस्तकबाल होना है, जब उनको अदालतों की जानिब से रिहा किया जाना है, तो ये तमाम तर लीडरान जो कहीं ना कहीं अंदर खाने कंप्रोमाइज़ हैं, जो कहीं ना कहीं पीटीआई को हाईजैक करना चाह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पीटीआई के अंदर इमरान खान से मोहब्बत के नाम पर अपने अलग फॉरवर्ड ब्लॉक या अंदर खाने जहनी तौर पर अलग ग्रुप बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, या कुछ लोग इमरान खान से रिश्तेदारी की बुनियाद पर पीटीआई के अंदर लीडरान को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, अपनी मनपसंद ख्वाहिशात की बुनियाद पर पीटीआई के अंदर अग्रेशन जनरेट करना चाह रहे हैं। ये सारे आपको इमरान खान के इस्तकबाल के दौरान बाहर आते हुए नजर आएंगे, गुलपाशी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब इमरान खान ने जमान पार्क या बनी गाला पहुंच जाना है, उसके बाद आपको पीटीआई की ऐसी क्लिनजिंग होती हुई नजर आएगी कि फिर 99.99% आपको बिल्कुल नई लीडरशिप नजर आएगी। और वो लोग नजर आएंगे पीटीआई के अंदर जो खालिस्तान टेक्नोक्रेट होंगे, जो खालिस्तान किसी न किसी फील्ड के माहिर होंगे, जो खालिस्तान जमहूरियत पसंद होंगे, जो खालिस्तान मेरिटोक्रेसी को फॉलो करने वाले होंगे। फिर वो नौजवान तबका सामने आएगा जिसके अपने वहम गुमान में भी नहीं होगा कि हम कभी पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकते थे या नहीं, हम पाकिस्तान के लिए बने भी हैं या नहीं, या पाकिस्तान हमसे अच्छा काम लेगा भी कि नहीं।
یا ہماری کریٹیوٹی کام آئے گی بھی نہیں۔ اور یہاں پر عمران خان کے حوالے سے ہم پاکستانیوں کے اندر بہت زیادہ خوش فہمی پائی جاتی ہے کہ جیسے پارٹی ہی سب کچھ کرے گی، جیسے پی ٹی آئی کے موجودہ لیڈران ہی سب کچھ کریں گے۔ میں پی ٹی آئی یو کے حوالے سے ایکسکلوسیو ولاگ بنا چکا ہوں کہ کیسے پی ٹی آئی یو کے بھی تقریباً کمپرومائزڈ ہو چکی ہے، اور وہ بھی اب صرف نام کی حد تک بس عمران خان کا نام لے رہی ہے۔ اور اسی طرح پاکستان کے اندر بھی پی ٹی آئی کے جو موجودہ لیڈران ہیں اس حوالے سے میں ہمیشہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ 99.99% پی ٹی آئی کی کلینزنگ ہونی ہے۔ اور اب صدیق جان نے بھی اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے 3-4 دن پہلے میری تمام تر پریڈکشنز کی انڈورسمنٹ کی ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کچھ بھی خود سے کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ وہ جتنے مرضی اعلانات کر لے، وہ عمران خان رہائی فورس کا اعلان کر لے، وہ اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کر لے، یا ان کو بیک اینڈ سے کوئی بھی پش اپ کرے، پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی ایسی موومنٹ عمران خان کی رہائی کے لیے فروٹفل نہیں ہوگی جس کا اعلان علیمہ خان کریں یا سلمان اکرم راجہ کریں یا پی ٹی آئی کا کوئی اور لیڈر کرے۔ عمران خان کی رہائی میں جو بیسک فیکٹر جو ان کی رہائی کے لیے فروٹفل ثابت ہوگا وہ ایرانینائزیشن کا فیکٹر ہوگا۔ 2023 کے غالباً ستمبر، اکتوبر یا نومبر میں نے ایک ولاگ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ پاکستان، عمران خان، تحریک انصاف، ایران اور فلسطین کے دشمن آپ کو ایک سائڈ پہ نظر آئیں گے، اور یہ تمام تر یہ جو گروپ ہے، یہ جس کو آپ پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ سکتے ہیں، عمران خان بھی کہہ سکتے ہیں، یا پاکستان، ایران اور پیلسٹائن، یہ آپ کو ایک سائڈ پہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تمام تر عوامل آپ کو اسی ڈائمینشن پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور کل شبر زیدی نے بھی اپنے ایک پروگرام کے اندر اسی فیکٹر کی انڈورسمنٹ کی جو میں پریڈکشنز 2023 میں کر چکا ہوں، وہ اسکرین شاٹ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ شبر زیدی کل کیا کہہ رہے تھے 2 جون 2026 کو، جو میں ستمبر یا اکتوبر 2023 کے اندر تمام تر پریڈکشنز کر چکا ہوں۔ اسی لیے میں آپ کو عمران خان کے حوالے سے کہتا ہوں کہ اسٹریٹ موومنٹ ہو یا رہائی فورس ہو، ان کا ایرانینائزیشن کے ساتھ آپ کو ربط نظر آئے گا۔ در حقیقت عمران خان کو باہر لانے میں ایرانینائزیشن کا فیکٹر کام کرے گا، اور جیسے جیسے اس خطے کے اندر ایرانینائزیشن اسٹرانگ ہوگی، ایرانینائزیشن آف ویسٹ ایشیا اسٹرینتھن ہوگی، ایرانینائزیشن آف اسٹریٹ آف ہارمز اسٹرینتھن ہوگی، یا ایرانینائزیشن آف گلف اسٹرینتھن ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ ہی مقامی سیاست کے اندر جو پاکستان کی خارجہ پالیسی حقیقی معنوں میں بنا رہے ہیں، یا جو پاکستان کی خارجہ پالیسی حقیقی معنوں میں ڈیزائن کر رہے ہیں اور ملکی مفاد میں ڈیزائن کر رہے ہیں، وہ تمام تر کام خود کریں گے۔ وہ تمام تر ایسے عوامل کو ڈیزائن کریں گے، ایسے ماحول کو جنریٹ کریں گے جس کو میں بعض اوقات اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے پپٹ انوائرمنٹ کا نام دے دیتا ہوں۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو ایگزامپل بھی دیتا ہوں اور آپ کے سامنے بھی بیان کرتا ہوں کہ اگر آپ کے رائٹ سائڈ سے بھی ایک کتا چھوڑ دیا جائے، لیفٹ سائڈ سے بھی ایک کتا چھوڑ دیا جائے، پیچھے کی جانب سے بھی ایک کتا چھوڑ دیا جائے، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے آگے کی جانب بھاگیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ میں خود اپنا اگلا راستہ چوز کر رہا ہوں، آگے کی جانب میں خود موو کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت آپ کے ارد گرد انوائرمنٹ ہی ایسا جنریٹ کر دیا جائے گا کہ آپ کے پاس آگے جانے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں بچے گا۔ اور پاکستان کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو پاکستان میں ہماری بھولی عوام ہے نا، یہ جو سادہ لوگ ہیں، یہ سادہ لوہ لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سڑکوں پر خود نکل رہے ہیں، ہم اپنے حق کے لیے خود آواز بلند کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم نے فلانا اعلان کروا دیا، اپنے لیڈر کو یہ کہہ دیا، اپنے فلانے لیڈر کو وہ کہہ دیا، فلانے سیاستدان کو یہ کہہ دیا، یا فلانے سیاستدان نے یہ اتنا بڑا اعلان کر دیا اور اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ حالات ان کے ارد گرد ایسے ڈیزائن کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ خود ویسا کام کریں۔ اور اب بھی اگر آپ کو پاکستان کی سڑکوں پر پاپولر سوورینٹی نظر آئے گی، سرکاری محکموں کے خلاف اگر لوگ سڑکوں پر نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، مہنگائی کے خلاف اگر لوگ اعلانات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یا آپ کو روڈز بند ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، یا کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، ملتان، فیصل آباد، بڑے بڑے شہروں میں آپ کو ہڑتالیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، یا شاید آپ کو پیٹرول پمپس بند ہوتے ہوئے نظر آئیں، شاید عمران خان کے علاج کے نام پہ یا مہنگائی کے نام پر آپ کو روڈز بند ہوتے ہوئے نظر آئیں، اور پھر اس کے بعد ایک لوگوں کا جمع غفیر آپ کو سڑکوں چوراہوں پہ نعرے لگاتا ہوا نظر آئے، یا مشل بردار ریلیاں دیہاتوں کے اندر نکلتی ہوئی نظر آئیں، یا پھر اس کے بعد آپ کو ایک دم عدالتوں سے فیصلے بھی ہونا شروع ہوتے ہوئے نظر آ جائیں، اور پھر اس کے بعد عمران خان کی رہائی کا اعلان ہوتا ہوئے بھی نظر آئے۔ آپ ظاہری اعتبار سے یہی سمجھیں گے کہ شاید یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے، یا مجلس وحدت المسلمین کر رہی ہے، یا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کر رہی ہے، واٹس ایور، یا لوگوں نے شاید معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں اور پاپولر سوورینٹی ٹریگر ہو چکی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر اکثر لوگ سمجھتے یہی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ پپٹ انوائرمنٹ کہتے کس کو ہیں۔
पपेट एनवायरनमेंट डिज़ाइन कैसे किया जाता है, लोगों के जहनों के साथ खेला कैसे जाता है, और पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं इसी तरह के लाए अमल आपको नज़र आएंगे। अंदर खाने लड़ाई कहीं और हो रही होगी, इख्तलाफात कहीं और हो रहे होंगे, मुल्की मफादात की फेवर में काम करने वाले या अमेरिका और इसराइल की फेवर में काम करने वाले अंदर खाने कहीं ना कहीं अपना अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली जीत पाकिस्तान की होनी है, जीत मुल्क के मफादात की होनी है, जीत इस खित्ते की होनी है, जीत ईरानियनाइजेशन ऑफ वेस्ट एशिया की होनी है, जीत पाकिस्तान और ईरान के मुश्तरका मुस्तकबिल और पाकिस्तान और ईरान के मुश्तरका दिफा की सूरत में होनी है। और इसी दौरान में कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली इमरान खान नागुज़ीर हो जाएंगे और फिर सियासी मामलों में यही पीटीआई के लीडरान क्रेडिट लेते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन दर हकीकत जब इमरान खान ने जेल से बाहर आना है, उनका इस्तकबाल तो इमाम खुमैनी से इस्तकबाल से भी बढ़कर होगा। और जहाँ जहाँ हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इमरान खान के इस्तकबाल के खिलाफ रेजिस्टेंस कोई हो सकती है, वहाँ पर उल्टा गुलपाशी होगी। और उसके बाद पहले इमरान खान ने पॉलिसी मेकर के तौर पर बाहर आना है। उनका रोल पॉलिसी मेकर की हैसियत से, पसे पर्दा रहकर पॉलिसी मेकर की हैसियत से उनका रोल बहुत ज़्यादा उजागर होता हुआ नजर आता है। ऐसा नजर आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो डंडे के जोर पर रिफॉर्म्स होंगी, जो जनरल वहीद काकर टाइप फार्मूला अप्लाई होना, या जनरल डिगाल टाइप आईनी इस्लाहात, या जनरल मार्शल टिटो की सेंट्रलाइजेशन, या जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह का 17th अमेंडमेंट वाला प्लान, डेवोल्यूशन प्लान, या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ये तमाम तर जो डंडे के जोर पर इस्लाहात होनी है या जो जर्नेली इस्लाहात होनी है, इनके अंदर पसे पर्दा कहीं ना कहीं इमरान खान का भी माइंड काम कर रहा होगा एज ए पॉलिसी मेकर। और उसके बाद ये तमाम तर जो इस्लाहात होंगे, इनके तहत इलेक्शन होने हैं, तो फिर इन्हीं इस्लाहात को जिनमें इमरान खान का पसे पर्दा रहकर काम करना पॉलिसी मेकर की हैसियत से, उनको एक्सपीरियंस करने के लिए इमरान खान ने नागुज़ीर बनकर एक हुक्मरान के तौर पर या सुप्रीम लीडर के तौर पर सामने आना है। लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ आप जहन में रखें कि ईरान के दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन, फ़लस्तीन के दुश्मन, इमरान खान के दुश्मन या पीटीआई के दुश्मन आपको एक साइड पे होते हुए नजर आएंगे और बाकी तमाम तर लोग आपको दूसरी साइड पर होते हुए नजर आएंगे। और इसमें जीत हक की होगी, दज्जाली फितनों की जीत नहीं होगी। और दज्जाली फितनों का जब डाउनफॉल होना, जब उन्होंने अंडरमाइन होना, तभी तो दज्जाल ने निकलना है। तो इसका मतलब है हमारा ईमान होना चाहिए कि दज्जाली फितनों ने शिकस्त लेनी है, शिकस्त खानी है। इसी वजह से तो गुस्से के आलम में दज्जाल निकलेगा। दज्जाल के हवाले से यही कहा जाता है ना, हदीस का मफहूम भी यही है, उनका डिस्कोर्स एनालिसिस भी किया जाए तो ये नज़र आता है कि वो गुस्से के आलम में निकलेगा। गुस्से के आलम में तो इंसान आता ही तब है जब उसका कोई प्लान फेल होता है। इसका मतलब है कि ये नेक्सस, जिसकी अब शबर जैदी ने एंडोर्समेंट भी की कल 2 जून को, और मैं 2023 से इस हवाले से मुतवातिर प्रेडिक्शंस कर चुका हूँ, ये नेक्सस बिल्ट होना है। इस नेक्सस ने ग्रो भी करना है। इस नेक्सस ने दुनिया के नक्शे बदलने में कहीं ना कहीं अपना किरदार भी अदा करना है। और इसके पैरेलल या इसके अपोजिट साइड पर जो साजिशें हो रही हैं, जो फितने परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने अंडरमाइन होना है, उन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना है, लेकिन कहीं ना कहीं से उन्होंने नाकाम होना है। इसी वजह से दज्जाल जैसे फितने फिर वकूअ पजीर होंगे। लेकिन बहरहाल न्यूमरोलॉजिकली पीटीआई का अदद 8 के नंबर पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदद 8 के नंबर पर, पाकिस्तान 3 के नंबर पर, 2026 1 के नंबर पर। इसी ज़मन में मैंने आज भी एक बार फिर आपके सामने पीटीआई का जायचा बताया। लेकिन इस दौरान में क्योंकि ईरानियनाइजेशन के साथ इसका ताल्लुक है, तो चाहते ना चाहते हुए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं डिस्कस करना पड़ ही जाता है। बहरहाल फिर भी यही कहूँगा, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।